यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइस चैनल पर। आज जो हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पेपर नंबर 50 से बिलोंग करता है, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। और यहाँ हम आपका जो एमटीपी रिलीज किया है इंस्टीट्यूट ने, जिसका जून 2020 का सेट 1 जो रिलीज किया है, उसके मैं आपको एमसीक्यू डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करके आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करूंगा। इससे पहले मैंने जो 2 क्लासें अभी रिसेंटली अपलोड की हैं, वो मैंने दिसंबर 19 और जून 19 के जो पेपर थे उनके जो एमसीक्यू आए थे उनको सॉल्व किया था। वहाँ पे ये बताया था कि फॉर्मूले कैसे बिल्डअप होते हैं, कैसे फॉर्मूले डिराइव होके आते हैं, जिससे आप अपनी कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लें और आप किसी तरह से भी सवाल एग्जामिनर से आप पूछें, लैंग्वेज को ट्विस्ट करें, डाटा को ट्विस्ट करें, फिर भी आप अपना आंसर कर जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है पास होने में, ये 20 नंबर के आते हैं। और आपकी अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुकी है तो आई मेरा ऐसा बिलीव है कि आप उसमें 18 से 20 नंबर अवश्य स्कोर कर जाएंगे। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इन क्लासों को ध्यान से पूरा देखेंगे, कहीं भी इसमें स्किपिंग नहीं करेंगे। आप अगर ये मैं सारी क्लासें अभी धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, आपके सारे मैं जितने अभी पास्ट 2016 सिलेबस के पेपर हैं सभी के एमसीक्यू करेंगे। और यहाँ एमटीपी की भी रिक्वेस्ट एक स्टूडेंट ने की थी, तो मुझे उनकी भी रिक्वेस्ट को पूरा करना था, क्योंकि मेरे लिए हर एक स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट भी अगर रिक्वेस्ट करेगा तो मैं उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करने की कोशिश करूंगा। तो आज मैं ये आपके साथ एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ इस पेपर के। ठीक है, मैं पहला आपका सवाल लेके चलता हूँ, जिसमें इन्होंने ये पूछा है कि ये आपका एक पर्स बनाती है कंपनी, जिसने अपना एक फाइनेंशियल पीरियड के लिए एक बजट बनाया हुआ है। तो उसमें बजट में क्या है कि सेलिंग प्राइस इनका 11 रुपये 60 पैसे है, वेरिएबल कॉस्ट उस पर्स की जो है, प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपये 40 पैसे है, सेल का कमीशन जो है वो सेलिंग प्राइस का 5% है। तो ये जो सेलिंग प्राइस का 5% मतलब ये है आपका कि ये जो 11 रुपये 60 पैसे का 5% सेलिंग प्राइस है। तो और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इनकी 4,30,000 है, फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकी जो है 1,98,150 है। और जो इन्होंने बजटेड सेल यूनिट दिए हैं वो 90,000 यूनिट दिए हैं। क्या करवाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के इनको बताएं, जो इस टर्म में रिप्रेजेंट हो बजटेड सेल के। ठीक है, वो कैसे प्रेजेंट हो, बजटेड सेल के टर्म में रिप्रेजेंट हो सके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें निकाल के बताना है। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे सवाल को, देखो पहले सबसे पहले आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मैं सवाल हल करने से पहले आपको बता देता हूँ कि मार्जिन किस बात का मार्जिन। मार्जिन मतलब ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है हमारा। ब्रेक इवन पॉइंट मान लीजिए कोई ब्रेक इवन पॉइंट किसी कंपनी का या किसी प्रोडक्ट के लिए मान लीजिए 100 है, और आप जो बनाते हैं 110 बना रहे हैं आपने, या 110 के लिए बजट बनाया है, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, 10 है। मतलब 10 क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे प्रॉफिट जीरो जनरेट कर रहे होंगे। ब्रेक इवन पॉइंट पे, एट द रेट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट पे आपका कंपनी का प्रॉफिट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। तो सेफ्टी कितनी बची, जितना आप ब्रेक इवन से ज्यादा बना रहे हैं उतने में तो सेफ्टी है आपकी। तो ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये आप ये समझिए, इससे समथिंग द ओवर अबव द ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आता है। अगर इसको मैं बजटेड सेल के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो मुझे, जैसे मुझसे ये यहाँ पूछना भी चाहते हैं, मुझे अगर ये इस टर्म में प्रेजेंट करना पड़े, ये वाले टर्म में, तो मैं कैसे फॉर्मूला लिखूंगा। मैंने आपको बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वो आपकी जो बजटेड सेल है, जो ये बजटेड सेल है माइनस ब्रेक इवन सेल, इनका डिफरेंस है। अगर मुझे इसको बजटेड सेल के टर्म में प्रेजेंट करना हो तो बजटेड सेल को मैं नीचे ले आऊंगा, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो परसेंटेज के टर्म में मुझे आंसर मिलेगा। बजटेड सेल तो यहाँ दी हुई है, ये 90,000 रुपये जो, सॉरी 90,000 यूनिट जो दी हुई है। लेकिन मुझे निकालनी पड़ेगी ब्रेक इवन सेल। ये ब्रेक इवन सेल मुझे किस में निकालनी पड़ेगी, ब्रेक इवन सेल मुझे निकालनी पड़ेगी नंबर में। ब्रेक इवन सेल जो मैं निकालूंगा वो किस में निकालूंगा, नंबर में। पहले इससे पहली क्लास में मैंने आपको ये ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था, नंबर में भी और सेल के टर्म में, मतलब रिवेन्यू के टर्म में भी। तो मैं क्योंकि वो हो सकता है आप लोगों ने क्लास ना देखी हो, कुछ स्टूडेंट ने, जिन्होंने नहीं देखी हो वो देख लीजिएगा। तो ये ब्रेक इवन सेल मैं कैसे निकालूंगा नंबर के टर्म में, ये मैं आपको जस्ट एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ ड्राइव करके बता देता हूँ। ब्रेक इवन सेल नंबर में कैसे निकालते हैं, क्योंकि बेसिक फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइडेड बाय बजटेड सेल इनटू 100। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिलेगा परसेंटेज के टर्म में।
यहाँ पे मेरे पास बजटेड सेल है, ब्रेक इवन सेल निकालना है। तो ब्रेक इवन सेल कैसे निकलेगी? देखो मैं जस्ट एक इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करके बताता हूँ नंबर के टर्म में है। मैं सेल वाला नहीं बताऊंगा यहाँ, वो क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो कैसे करते हैं, आपकी मान लीजिए मैं ब्रेक इवन पे क्या होता है, एट द रेट ब्रेक इवन सेल प्राइस है, जो आपका सेल प्राइस है वो क्या हो जाता है आपका फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट, ये इक्वेशन होती है। तो प्रॉफिट जीरो हो जाता है यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि ये सेल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, ये फिक्स कॉस्ट किसी उस पीरियड की दी हुई होगी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ दी हुई है। तो मैं एक ऐसा नंबर ढूंढना चाहता हूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब जिस पे पी आपका जीरो हो जाए। तो मान लीजिए वो नंबर n है, मैंने कहा वो नंबर n है, मैं n नंबर प्रोड्यूस करूंगा वो जिससे मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा। तो मैं अगर दोनों तरफ n को गुणा कर दूं, n इंटू एस इज इक्वल टू एफ। अब f में n की गुणा नहीं करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि भाई f तो नंबर से फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं 10 यूनिट बनाऊं या 100 बनाऊं, फिर वो तो पीरियड कॉस्ट तो फिक्स है, तो वो तो नंबर बनाने से चेंज नहीं होगी। लेकिन आपको यहाँ n इंटू वी करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है वेरिएबल वाली। अब मैं इस टर्म को उठा के इधर माइनस कर देता हूँ, तो एन एस माइनस एन वी इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ एन कॉमन ले लूँ तो ये एस माइनस वी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और ये फिक्स कॉस्ट आपकी यहाँ दिख जाएगी। तो अगर मैं आपकी ब्रेक इवन सेल यहाँ निकालना चाहूँ एन, जिसको मैंने एन अपने उसमें माना था, ठीक है, जिसको मैंने क्या माना था, एन माना था, तो वो क्या आ जाएगी आपकी फिक्स कॉस्ट माइनस सेल प्राइस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपकी ब्रेक इवन आ गई एन में, ब्रेक इवन आ गई नंबर में, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ निकालनी है, ये ब्रेक इवन सेल इन टर्म ऑफ नंबर, ठीक है। तो मैं अब यहाँ निकाल देता हूँ, ये कैसे निकालूंगा, देखो मुझे ये आपको क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। तो मेरे सवाल में सेलिंग प्राइस तो डायरेक्टली दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट एक तो ये दी हुई है और एक ये सेल का जो ये सेल का कमीशन है ये भी तो वेरिएबल है भाई, ये इसका 5% है इस वाले का, ठीक है। लेकिन ये सेल जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ही तो बढ़ेगा ये। तो मैं एक तो वेरिएबल कॉस्ट मुझे निकालनी पड़ेगी पहले, इसको और 5% ये जोड़ना पड़ेगा इसका, और फिक्स कॉस्ट आपकी ये दी हुई है 4,30,501 ये दी हुई है, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपकी 1,98,150 ये दी हुई है। तो आपकी मैं यहाँ पे अप्रोच करता हूँ, आपकी फिक्स कॉस्ट जो होगी वो 4 लाख आपकी आ गई 4,30,000 4,30,000 कहाँ गई 4,30,500 प्लस आपकी ये आ गई ये वाली 1,98,150 से 1,98,150 ये आपकी आ गई। तो दिस विल कम 6,28,650 ये आपकी आ गई। अब वेरिएबल कॉस्ट मैं जब निकालूंगा पर यूनिट वाली, क्योंकि सेल की पर यूनिट तो कॉस्ट डायरेक्टली दी हुई है, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ गई 3 रुपये 40 पैसे, तो ये हो गई 3.40 प्लस और वेरिएबल कॉस्ट क्या है 5% ऑफ दिस सेलिंग प्राइस, ये 11.6 इंटू 5%। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 58 पैसे के करीब। तो ये दोनों दोनों कॉस्ट मिलके कितनी आएंगी आपकी, ये वाली 3 रुपये 98 पैसे। अगर आप इनको निकाल लीजिए तो आपको अब क्या मिल गया, अब आप ब्रेक इवन पॉइंट आपका निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपका जो ब्रेक इवन सेल इन टर्म ऑफ नंबर या एन जिसको आप कह रहा था मैं अभी तक, 6,28,650 डिवाइडेड बाई 11.6 माइनस 3.98। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे दोनों को तो ये ब्रेक इवन आपकी जो सेल आएगी, ब्रेक इवन सेल इन टर्म ऑफ नंबर 82,500 ये आ गई। तो अब आप निकाल सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म ऑफ वेटेड परसेंटेज क्या आ जाएगा हमारा, मैं यहाँ इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यू रख देता हूँ। आपकी बजटेड सेल है 90,000 और आपका जो ब्रेक इवन सेल है 82,500, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 90,000 आपकी बजटेड सेल इंटू 100। तो इसको आप अगर करेंगे तो दिस विल कम आपकी 8.33%। आपका जो आंसर दिया है 8.3% ऑफ बजटेड, तो योर आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा ग्राफ और बताना चाहता हूँ जिसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा और एक कॉस्ट का बिहेवियर कैसे होता है, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ जाके बनता है उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये 2-3 मिनट की प्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, आप ध्यान से इसको देखिएगा बिल्कुल। तो मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पीछे मैं जगह ढूंढता हूँ पहले, तो कहाँ बना सकता हूँ मैं यहाँ बना सकता हूँ बहुत आसानी से, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कॉस्ट का बिहेवियर। तो मैं अगर
और ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आता है और कहाँ पे हम प्रॉफिट करते हैं। तो मैं अगर एक वाई एक्सेस, ये वर्टिकल लाइन जो है वाई एक्सेस है, ये वर्टिकल लाइन है, थोड़ी बहुत तिरछी है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है जो एक्स एक्सेस है। तो अगर मैं इस पे क्वांटिटी ले लूँ, मतलब नंबर ऑफ यूनिट ले लूँ, और इस पे मैं एक कॉस्ट ले लूँ, आपकी इस पे कॉस्ट ले लूँ, तो ये क्वांटिटी प्रेजेंट करती है, इधर को कॉस्ट प्रेजेंट करता है। तो अगर एक मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी खींच दूं, तो ये कौन क्या होगा बताओ? अच्छा आप थोड़ा सोच के, ये एक ऐसा बिहेवियर बता रही है जिसमें आपकी क्वांटिटी बढ़ाने से कॉस्ट में फर्क नहीं आ रहा, कॉस्ट कांस्टेंट है, यानी कि कॉस्ट आपकी फिक्स है, भले ही आप क्वांटिटी कितनी बढ़ाई जाओ। तो ऐसी कॉस्ट कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट, यानी कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये फिक्स कॉस्ट को प्रेजेंट करती है। अच्छा, अब मैं एक ऐसी लाइन लेता हूँ जो ये क्वांटिटी जीरो होने पे जीरो है, और जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ ये कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो ये कॉस्ट कौन सी होगी जो क्वांटिटी बढ़ाने के साथ बढ़ती चली जाती है? ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई आपकी, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, जीरो पे जीरो है, आगे बढ़ रही है। अब अगर मैं एक लाइन यहाँ से खींचूं इस पॉइंट से, ठीक है, एक लाइन इस पॉइंट से खींचूं तिरछी, जो कि टोटल कॉस्ट को प्रेजेंट करे। टोटल कॉस्ट क्या होगी भाई? फिक्स कॉस्ट तो होगी मिनिमम प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का सम। तो ये लाइन कैसे आएगी मेरी? ये लाइन इस तरह से आएगी, ठीक है, ये आपकी होगी टोटल कॉस्ट की लाइन आ गई, ये वाली। आप समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से भाई, मिनिमम आपकी फिक्स कॉस्ट तो आएगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपकी ये लाइन क्या आएगी? आपकी टोटल कॉस्ट आएगी। अब मैं अगर सेल को प्रेजेंट करना चाहूँ तो सेल क्या आएगा? जीरो पे जीरो, और फिर ये बढ़ेगा तेजी से, और ये हमारी टोटल कॉस्ट की लाइन को काटता हुआ आगे चला जाएगा, क्योंकि आपकी सेल प्राइस तो ज्यादा होगा। देखिए जितनी लाइन ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, जितनी लाइन आपकी ये आपकी जो मैंने ये लाइन थी ये मिट गई, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये आपकी हो गई सेल वाली, सेल प्राइस वाली। तो अगर मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर इससे लाइन को जितना ये वाला एंगल, ये एंगल जितना बढ़ेगा, ये जितना बढ़ेगा, उतना आपका क्या होगा कि क्वांटिटी के टर्म में आपकी ये वाली कॉस्ट बढ़ रही है तेजी से। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट आपकी बढ़ती है, सेलिंग प्राइस तो आपका और ज्यादा होगा, तभी तो आप प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। अगर ये हमेशा नीचे रहेगा तो आप हमेशा लॉस ही करते रहेंगे। तो अब ये अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये वाला पॉइंट जहाँ पे सेल ने टोटल कॉस्ट को क्रॉस किया, इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा? इस पॉइंट को ही मैं ब्रेक इवन कहता हूँ। इस पॉइंट को मैं ब्रेक इवन पॉइंट कहता हूँ, इसी पॉइंट को। तो ये पॉइंट है बेसिकली क्या, अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर लूँ, तो ये वो क्वांटिटी है, ये वो क्वांटिटी है जहाँ पे मैं ब्रेक इवन सेल नंबर के टर्म में बता रहा हूँ, और ये वो इधर वो पॉइंट है जो आपको ब्रेक इवन सेल रुपए के टर्म में मिल रहा है, ठीक है, ब्रेक इवन सेल यहाँ पे रुपए के टर्म में मिल रहा है। तो ये वो पॉइंट ये वाला है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो ये है। अच्छा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन ये है कि जब मैं यहाँ प्रोड्यूस करूंगा, जब मैं कहीं यहाँ होऊंगा, तो मैं यहाँ प्रॉफिट कर रहा हूँगा, मतलब मैं यहाँ प्रॉफिट कर रहा हूँगा। और जब मैं यहाँ होऊंगा, इधर में इसको मैं डबल क्रॉस कर देता हूँ, तो मैं यहाँ लॉस कर रहा हूँ, मतलब ब्रेक इवन से नीचे मैं लॉस करूंगा, ब्रेक इवन से ऊपर मैं प्रॉफिट करूंगा। तो ये एक प्राइस बिहेवियर मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इससे आप ब्रेक इवन समझ सकते हैं। तो अब मैं एक ऐसे पॉइंट पे आता हूँ कि मैं यहाँ आ गया। तो यहाँ मुझे बताओ क्या है ये? यहाँ मैं आ गया तो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, यानी कि मेरी जो ये ब्रेक इवन क्वांटिटी है, ये वाली ब्रेक इवन क्वांटिटी जो है, ये वाली यहाँ वाली ब्रेक इवन क्वांटिटी जो है ये वाली, और मैं बजट मैंने मान लो यहाँ बनाया है, ये बनाया है बजटेड सेल मान लो मेरी ये है क्वांटिटी के टर्म में। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला देख रहे हैं आप, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये प्राइस बिहेवियर कॉस्ट का क्वांटिटी के साथ कैसे आपका चेंज होता है, ये मैंने आपको ग्राफिकल समझाने की कोशिश की। यहाँ ये भी बताने की कोशिश की कि जितना ये स्लोप आपका ये एंगल बढ़ता जाएगा, उतना ये इसका मतलब ये है तेजी होती जाएगी इसमें प्राइस में। चलो मैं आपका ये सेकंड सवाल करते हैं। The company is a predetermined overhead recovery rate based on the machine hour। तो जब आपका ओवरहेड रिकवरी रेट हम किसी अप्रोप्रिएट बेस जैसे कि मशीन आवर पे करते हैं, तो ये सवाल कहाँ से बिलोंग करता है? ये सवाल बिलोंग करता है आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। उसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर इज अमाउंटेड 7,20,000। 7,20,000 का इन्होंने ओवरहेड एक बजट बनाया था उसका, लेकिन एक्चुअल में ओवरहेड जो हुए वो 7,38,000 रुपए हुए, ठीक है।
कंपनी ने किसी पीरियड में कितने ओवरहेड अब्जॉर्ब किए, 7,14,000, और जिसमें उन्होंने घंटे जो लगाए वो 1,19,000 लगाए। तो करना क्या है, व्हाट वाज द कंपनी बजटेड लेवल ऑफ मशीन आवर, मतलब आपके मशीन आवर कितने हुए होंगे इस बजटेड के रेस्पेक्ट में, ये हमें निकालना है। तो मैं छोटी सी आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जब करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप एक रेट ढूंढते हैं पहले, कि मैं अपने जो आपके ओवरहेड हैं उनको मैं यूनिट के प्राइस में कैसे एब्जॉर्ब करूंगा। क्योंकि आप डायरेक्ट जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो तो आप बिल्कुल ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जैसे आपका ओवरहेड है जो कि प्रोडक्ट से लिंक नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आप एक ओवरहेड का रिकवरी रेट ढूंढते हैं। तो ओवरहेड का रिकवरी रेट कैसे ढूंढा जाता है कि जैसे आपने बताया कि मेरा बजट जो है, आपने कोई बजटेड रुपए में बताया, जैसे इस एग्जांपल को ही मैं उठा लूं, उन्होंने कहा कि 7,20,000 मेरा खर्च होगा ओवरहेड में, तो उसके लिए मैं एक अप्रोप्रिएट बेस ढूंढ लूंगा, जैसे इन्होंने ढूंढा है इसमें मशीन आवर। तो मैं यहाँ मशीन आवर एक ढूंढ लूंगा, जिसमें इसमें इन्होंने मशीन आवर जो हमें पता ही नहीं, वही तो पता करना है। तो इस मशीन आवर में इतने मशीन आवर, बजटेड मशीन आवर होंगे, उससे एक रेट आ जाएगा, और जितने मशीन आवर जो प्रोडक्ट यूज करेगा उसके हिसाब से मैं उस रेट से उसको कॉस्टिंग चार्ज कर दूंगा। तो यहाँ पे ये जो ओवरहेड का रिकवरी रेट है, ओवरहेड रिकवरी रेट जो है, इसमें इन्होंने एक बजट बनाया है जिसके घंटे यहाँ नहीं पता है, ठीक है, इन्होंने घंटे बताए, लेकिन हुआ क्या कि ये रिकवरी रेट तो हमें नहीं पता है। इन्होंने ये बताया हुआ है कि कंपनी ने जो एब्जॉर्ब किए, कंपनी ने किसी पीरियड में जो एब्जॉर्ब किए, वो कितने एब्जॉर्ब किए, 7,14,000 एब्जॉर्ब किए, 7,14,000 एब्जॉर्ब किए घंटे, किसी रेट से किए होंगे, इस रेट से किए वो पता ही नहीं मुझे। और आपका जो है उसमें कितना लगा, 1,19,000 घंटे लगे यहाँ पे। तो आपका अगर फॉर्मूला देखो तो क्या होगा, ओवरहेड जो आपके आएंगे वो आपका रिकवरी रेट इनटू आवर्स यूज्ड। देखो ये मैं फॉर्मूले बिल्कुल उस लैंग्वेज में नहीं लिखता जो लैंग्वेज होते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट के टर्म में लिख रहा हूँ यहाँ, तो हो सकता है टर्मिनोलॉजी कुछ अलग अलग हो, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो मुझे रिकवरी रेट कैसे आएगा, रिकवरी रेट कैसे आ जाएगा मेरा, और ये वाले दो डाटा हैं, तो रिकवरी रेट इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए आप, ये आएगा 6 रुपए पर आवर। तो अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था आपका ये बजटेड लेवल ऑफ मशीन आवर, बजटेड लेवल ऑफ मशीन आवर निकालना था। तो बजटेड लेवल ऑफ मशीन आवर कैसे आएगा, आपका जो ये रिकवरी रेट है, ये रिकवरी रेट है, ये क्या होगा, बजटेड ओवरहेड रुपए में और बजटेड मशीन आवर्स, यही आपका रिकवरी रेट आएगा। तो अब रिकवरी रेट तो आपको ये 6 रुपए दिया हुआ है, बजटेड ओवरहेड आपके 7,20,000 हैं ये वाले, और आपके जो ये आपको बजटेड मशीन आवर का ये आपको पता चल जाएंगे। तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, बजटेड मशीन आवर का आंसर कितना आएगा आपका, बजटेड लेवल ऑफ मशीन आवर क्या आएगा, जो इन्होंने बजटेड लेवल ऑफ मशीन आवर, इसको इससे आप डिवाइड कीजिए 6 से, तो क्या आपका आंसर आता है 1,20,000 घंटे। तो आपका 1,20,000 आंसर, यानी कि आपका सी ऑप्शन ठीक है। देखिए इसमें सिंपल कुछ नहीं हो रहा है, एक रिकवरी रेट होता है, रिकवरी रेट से आपका हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस पीरियड के लिए। अब ये एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आपके अलग से आए, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड ये जो है ये इसका यहाँ रिलेवेंस नहीं है इस सवाल में, ये वेरिएंस वगैरह निकालने का काम आता है, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया है। आई बिलीव कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो अब मैं अगले सवाल की ओर कूच करता हूँ। तो सवाल नंबर आपका जो थर्ड दिया है वो क्या दिया हुआ है, ए कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम फॉर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री के लिए क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम यूज करते हैं। इनके फिक्स ओवरहेड जो है, एब्जॉर्प्शन रेट उसका फिक्स ओवरहेड का 12 रुपए पर घंटे जो लेबर आवर है वो है, और एक यूनिट को बनाने में इनको कितना लगता है, 4 घंटे लगता है। तो ये कितना एब्जॉर्ब करते होंगे एक यूनिट के लिए, 12 इंटू 4 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, मतलब इन्वेंट्री में ये कितना चार्ज करते होंगे, इन्वेंट्री में कितना चार्ज करते होंगे पर यूनिट के लिए ओवरहेड को, 12 रुपए इंटू 4 यानी कि 48 रुपए करते होंगे। इन ए रिसेंट पीरियड वेयर देयर वाज ए नो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड। कह रहे ऐसे पीरियड में जहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री तो थी नहीं, इन्होंने क्या किया, 20,000 यूनिट प्रोड्यूस की, जिसमें इन्होंने आपकी क्या किए, 1,00,000 लेबर आवर इन्होंने लगाए, और उसमें से 18,000 यूनिट आपकी सेल कर दी। ठीक है, 18 यूनिट इन्होंने सेल कर दी 20,000 में से, और एक्चुअल प्रॉफिट उस पीरियड का कितना आ गया, 4,64,000 रुपए आ गया।
तो ये अभी तक डाटा इन्होंने दिया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अब ये पूछना क्या चाहते हैं, पूछना ये चाहते हैं कि व्हाट प्रॉफिट वुड हैव बीन अर्न अंडर ए स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में ये अगर काम करते हैं तो इनका प्रॉफिट क्या आता। तो अब यहाँ फर्क क्या है, यहाँ फर्क क्या है, देखो हमेशा आप एक चीज ध्यान रखो, अगर आपकी नहीं है और आपके ना तो इन्वेंट्री, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है किसी केस में, तो आपका क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री भी नहीं है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है, तो आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट एक सा आएगा। तो मैं यहाँ आपको क्या कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये समझाऊंगा कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं इन्वेंट्री का। अगर आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन इसकी सीख ली तो इस सवाल में तो मैं तो इसको ये आपको दिख के ही आंसर आ रहा है इसका क्या है। ठीक है, देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझूं और यहाँ आपको मैं मार्जिनल कॉस्टिंग करूं, तो इनमें ये इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करते हैं। देखो ये क्या, इन कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है कि ये डायरेक्ट मटेरियल को ये भी डायरेक्ट कॉस्ट मानता है, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट मानता है। ठीक है, ये ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल को ये भी आपकी डायरेक्ट कॉस्ट मानता है, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट मानता है। और ये आपकी डायरेक्ट लेबर को मान लो, लेबर को ये भी मानता है, मान लो ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये भी कहता है कि हाँ ठीक है ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है। वेरिएबल ओवरहेड जो है, ठीक है, उसको भी ये कहता है कि ये डायरेक्टली इससे लिंक है, ये डायरेक्ट इससे लिंक है, प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन फर्क कहाँ है, इनकी थिंकिंग में कहाँ फर्क है, फिक्स ओवरहेड को लेके। भाई मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की थिंकिंग में कहाँ फर्क है, इनकी थिंकिंग में फर्क है फिक्स्ड ओवरहेड को लेके। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उसको क्या कहता है कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है, और ये मार्जिन वाला क्या कहता है, मार्जिन वाला कहता है कि ये तो पीरियड की कॉस्ट है जी। ठीक है, मार्जिन वाला कहता है ये तो पीरियड की कॉस्ट है, तो ये तो इसको प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब कराता है और ये पीरियड में एब्जॉर्ब कराता है। इसकी वजह से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में फर्क आ जाता है। किस किस आइटम की वजह से, फिक्स ओवरहेड की वजह से। तो आप अगर यहाँ देखो कि आपके फिक्स्ड ओवरहेड जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो आपके कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, 12 रुपए पर लेबर आवर और 4 यानी कि 48 रुपए। फिक्स ओवरहेड जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो 48 रुपए पर यूनिट हो रहा है। तो और इसमें यहाँ इन्वेंट्री कितनी जा रही है, आप देखो ये 18,000 यूनिट इन्होंने बेच दी, बनाई थी 20,000, तो इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री आपकी हो गई 2,000 यूनिट। तो यानी कि क्या हो रहा होगा कि ये जो कॉस्ट चार्ज कर रहा होगा इन्वेंट्री में, ठीक है, ये जो कॉस्ट चार्ज कर रहा होगा इन्वेंट्री में, ये दो जगह कॉस्ट चार्ज कर रहा होगा। एक तो जो इसने 18,000 में ये चार्ज कर रहा होगा और एक 2,000 में चार्ज कर रहा होगा। और ये क्या कर रहा होगा, ये तो पूरे ही जो आपकी 18,000 यूनिट हैं उन्हीं में चार्ज कर रहा होगा पीरियड की कॉस्ट। तो ये वाली जो इन्वेंट्री है, ये वाली इन्वेंट्री जो कि आगे चली गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी ना भाई, ये तो आपकी आगे चली गई, तो ये कुछ कॉस्ट का पोर्शन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अगले पीरियड में चला गया होगा, मतलब इन्वेंट्री के साथ चला गया होगा और इसने यहाँ एब्जॉर्ब किया होगा। यानी कि मैं आपको सिंपल अगर समझाना चाहूँ तो बेसिकली हो क्या रहा होगा, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में है ये 2000 यूनिट में जो इन्वेंट्री में चले गई आगे, उसमें ये कुछ कॉस्ट ट्रांसफर हो रही होगी फिक्स ओवरहेड की, और यहाँ पे क्या हो रही होगी, फिक्स ओवरहेड पूरे इन्हीं यूनिट में एब्जॉर्ब हो रहे होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी कम कॉस्ट एब्जॉर्ब होगी और यहाँ आपकी जो है पूरी कॉस्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी। यानी कि जो इन्वेंट्री में कॉस्ट गई है इधर आगे, इन्वेंट्री में जो ओवरहेड की कॉस्ट शिफ्ट हुई है कितनी हुई है, 2000 इंटू 48, ये शिफ्ट हुई है। ठीक है, ये शिफ्ट हुई है आगे 2000 इंटू 48, ठीक है, ये आपकी आएगी 96,000। तो यानी कि यहाँ पे जो 96,000 जो है वो जो ओवरहेड है वो इन्वेंट्री के साथ चले गए उधर वैल्यूएशन में। तो यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होगा और यहाँ पे प्रॉफिट कम होगा। कितना कम होगा, 96,000 कम होगा। मीन्स कि अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट आपका 4,64,000 किसमें है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो मार्जिन कॉस्टिंग में क्या होगा, मार्जिन कॉस्टिंग में आपका ये प्रॉफिट इस वैल्यू के साथ कम हो जाएगा। मीन्स आपका मार्जिन कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट कम होगा वो कितना होगा, 4,64,000 माइनस 96,000। तो आपका 4,64,000 माइनस 96,000 जब आप करेंगे 3,68,000, तो आपका आंसर हो गया 80। देखो कॉन्सेप्ट क्या थी, कॉन्सेप्ट केवल ये थी कि आप अगर और मोटे तौर पे समझे, मैं दोबारा बता देता हूँ कि केवल फर्क इतना आता है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में
कि जो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है वो आपके स्कोप जो आपके फिक्स ओवरहेड है उनको ये प्रोडक्ट की कॉस्ट मानता है, और जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम है ये आपकी पीरियड की कॉस्ट मानता है इसको। ठीक है, ये इसको पीरियड में एब्जॉर्ब कराता है और ये प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब कराता है। अगर आप देखो कि आपकी इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री कुछ बच रही है तो ये कॉस्ट कहाँ कहाँ ट्रांसफर हो रही होगी। तो आपकी एक तो जो आपने यूनिट मतलब जो आपने यूनिट यहाँ सेल की हैं और जो इन्वेंट्री में दोनों में चली गई, लेकिन इन्वेंट्री तो आगे चलेगी, आपको इन्वेंट्री तो ये कॉस्ट कैरी कर लाई अपनी, ये तो ओपनिंग पीरियड में अगले की बन जाएगी। तो यहाँ प्रॉफिट ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉस्ट तो इधर चली गई ना, तो यहाँ प्रॉफिट ज्यादा आएगा। मार्जिनल में क्या होता है, ये सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा यहीं पे, तो आपका ये प्रॉफिट डेंट हो जाएगा उतना। मतलब आपकी अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कुछ बच रही है तो उस रेट से आपका उसकी जो इन्वेंट्री की वैल्यू है उस उतना आपका प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग में कम आएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुकाबले। ठीक है, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आई बिलीव अगर आपको स्टिल इशू है तो आप मुझे बताइए कमेंट के जरिए, मैं आपको और कोई दूसरा तरीका बताता हूँ समझने का, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, अब मैं आपके चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, पीएलसी इंटेंड टू यूज द रिन्यूअल रिलीवेंट कॉस्ट एज द बेसिस ऑफ सेलिंग फाइल्स फॉर द स्पेशल ऑर्डर। इन्हें कोई स्पेशल ऑर्डर मिला है कोई, जिसमें ये क्या करना चाहते हैं, रिलीवेंट कॉस्ट को यूज करना चाहते हैं। देखो रिलीवेंट कॉस्ट कहाँ होती है, डिसीजन मेकिंग में यूज होती है। ये आपका जो डिसीजन मेकिंग लिखा हुआ है ना पेपर का नाम, ये इसीलिए लिखा हुआ है कि इसमें डिसीजन मेकिंग ही हो रही है सारी। तो इन्हें एक स्पेशल ऑर्डर मिला है प्रिंटिंग ऑफ ए वाउचर। ये वाउचर प्रिंट करेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप का पेपर रिक्वायर्ड चाहिए, जो कि एक्स लिमिटेड यूज नहीं करती रेगुलरली। भाई उसके लिए जो एक्स लिमिटेड नॉर्मली एक्सपीएलसी जो भी है ये यूज नहीं करती उस पेपर को जो जो उस वाउचर में लगना है। लेकिन इनके पास कुछ इस तरह के पेपर पड़ा हुआ है जो किसी पुराने जॉब का पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बच गया था थोड़ा सा इनके पास। द कॉस्ट ऑफ एक्स पीएलसी ब्राउट दिस पेपर लास्ट ईयर वाज 15 रुपए पर रिम एंड 100 रिम्स पड़े हुए हैं इन्वेंट्री के अंदर। भाई क्या है, इन्हें जो पेपर चाहिए उसका स्पेशल टाइप का, जो कि ये हमेशा यूज नहीं करते। एक ऑर्डर इनके पास पहले कभी आया था जिसमें से बच गए थे 15 रिम। अब इन्हें वाउचर में क्या चाहिए, 250 रिम चाहिए, 250 रिम चाहिए। और इस रिम की कॉस्ट कितनी है, 26 रुपए पर रिम है। ठीक है, ये 26 रुपए पर रिम इसकी कॉस्ट है अगर हम नए खरीदने जाएंगे। और अगर हम इसको बेचेंगे, जो हमारे पास ये 100 रिम पड़े थे, तो ये कितने का बिकेगा, 10 रुपए पर रिम में बिकेगा। तो रिलीवेंट कॉस्ट ऑफ द पेपर टू बी यूज फॉर प्रिंटिंग द वाउचर इज क्या होगी, रिलीवेंट कॉस्ट बताना है। देखो रिलीवेंट कॉस्ट वो होती है जो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए इन्वॉल्व होती है, जो आपके डिसीजन बदलने से आपकी कॉस्ट चेंज होती है, वो आपकी रिलीवेंट कॉस्ट। तो आप ये बताओ, जब आप वो पेपर यूज नहीं करते, रेगुलरली आपका यूज होना नहीं है, तो आपके लिए उसकी कॉस्ट क्या है, आप मुझे ये बताइए। आप उसकी 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 आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। जो पेपर आपके पास पड़ा हुआ है बस ऐसे ही, आपके पास कोई ऐसे ऑर्डर आते नहीं रेगुलरली, वो आपकी बुक्स में आपने जो खरीदा था वो 15 रुपए का खरीदा था लेकिन बिकेगा 10 रुपए का। तो आप बताइए कि आपको क्या कॉस्ट लेनी चाहिए, 15 रुपए या 10 रुपए। भाई आप उसको रियलाइज कितना कर पाएंगे, 10 रुपए। अदरवाइज आप क्या करते अगर ये ऑर्डर नहीं बनाते, तो यहाँ डिसीजन मेकिंग आ गया, आप एक काम नहीं करोगे दूसरा करोगे। अगर मैं आपका ये ऑर्डर ना बनाऊं तो क्या ऑप्शन बचा है, 10 रुपए में तो बेचूंगा उसको मैं। तो मेरे लिए क्या कॉस्ट होनी चाहिए, जो मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है रिलीवेंट, तो इन्वेंट्री की जो रिलीवेंट कॉस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 इंटू आपका 100। तो कितनी कॉस्ट आएगी, ये 1000 आ जाएगी। है जी, 1000 आ जाएगी। लेकिन मुझे चाहिए कितने थे, मुझे तो आपके कितने चाहिए, 250 रिम चाहिए, 250 चाहिए। मेरे पास 100 है तो 150 में कहीं बाहर से लाऊंगा। अब 150 मुझे कितने पे मिलेंगे, 150 मुझे केवल और केवल मिल सकते हैं बाजार से, जिसका भाव है 26 रुपए। तो 26 इंटू 150 कितना होगा, ये बनेगा 39। तो आपकी कितनी कॉस्ट होगी रिलीवेंट इसके लिए, आपकी हो गई 4900। ये आपकी 4900 हो गई, ये रिलेवेंट कॉस्ट हो गई। आप कहेंगे भाई ये वाली कॉस्ट क्यों नहीं ली, हमने खरीदा तो 15 रुपए में था। देखो 15 रुपए में आपने खरीदा तो था, लेकिन आपके पास क्या इस ऑर्डर के अलावा कोई ऑप्शन है उसको यूटिलाइज करने का। तो आपके लिए जो रिलेवेंट कॉस्ट होगी वो आपकी रीसेल वैल्यू आएगी, जो उसको आप बेचेंगे वहां पे। तो रिलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डिसीजन मेकिंग में मतलब एक तरह से प्ले करती हैं। जो कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आती, वो अब मुझे डिसीजन ये लेना है कि मैं इसको बनाऊं या ना बनाऊं। अब मान लो मैं इसको नहीं बनाता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको
इसको बेचूंगा ही यहाँ पे बाजार में जाके, स्क्रैप ही है, क्योंकि मेरे पास यहाँ लिखा हुआ ना कि ये आपका स्पेशल ऑर्डर है जो कि हम रेगुलरली यूज नहीं करते। अगर हम इसको रेगुलरली यूज करते तो फिर कॉस्ट आपकी रिलेवेंट 15 रुपये हो जाती। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर मैं इसको रेगुलरली, ये नॉट वर्ड नहीं होता तो फिर मैं यहाँ क्या लेता, 10 की बजाय 15 लेता। अगर मैं रेगुलरली इसको यूज करता तो मैं यहाँ नहीं करता, कहीं और कर लेता। भाई मेरे पास तो ऑर्डर आते रहते हैं इस तरह के। अब चलते हैं 5वें नंबर सवाल पे, जो कि क्या है, अल्फा यूजेस डिसीजन ट्री एनालिसिस टू एवेलुएट द पोटेंशियल प्रोजेक्ट। ये पोटेंशियल प्रोजेक्ट में अपने कुछ उसका डिसीजन ट्री के थ्रू एवेल्यूएशन करना चाहते हैं। कंपनी हैज बीन लुकिंग द लॉन्च ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। कोई ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपकी ये अनसर्टेनिटी वाले जो आपके इन्वायरमेंट में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो है कि इनका बिलीव है कि 70% वो सक्सेस हो जाएगा आपका जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। उसके अलावा इनका ये है कि 70% सक्सेस होगा, इनकी ऐसी स्टडी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हम इसका एडवर्टीजमेंट करा दें पहले मार्केट में, जिसकी 50,000 रुपये कॉस्ट आती है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी 95% हो जाएगी कि हमारी सक्सेस रेट 95% हो जाए। अब ये कह रहा है कि अगर सक्सेसफुल हुआ तो 2 लाख रुपए बनेंगे, और अगर नहीं तो ये क्या होगा, अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो 70,000 रुपए हमें मिलेंगे। तो ये कह रहा है कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं एडवर्टीजमेंट के लिए कितनी कॉस्ट खर्च करनी चाहिए, क्या 50,000 रुपए जायज है करनी, कितनी रियल में कॉस्ट होनी चाहिए। तो इसमें प्रोबेबिलिटी आप शायद समझते होंगे, प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज की संभावना। जैसे मैं आपको प्रोबेबिलिटी पहले समझाता हूँ कि आप एक टॉस करते हैं, एक सिक्का उछालते हैं जिसमें हेड और टेल आता है। ठीक है, इसमें हेड और टेल आता है। तो आप जैसे मैच खेलते होंगे तो कैप्टन साहब टॉस करने जाते हैं, उसमें वो हेड मांगते हैं या टेल मांगते हैं। तो इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जीतेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलेगी कि एक बार सिक्का उछालने पे हेड कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। और टोटल आपके क्या आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो 2 आ गए। भाई 2 चीज हो सकती है, या तो हेड हो सकती है या टेल हो सकती है। लेकिन हमने अगर हेड मांगा तो उसकी वो कितनी संभावना है उसकी, वो तो एक ही वो हो सकता है ना। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50%। ऐसे प्रोबेबिलिटी निकलती है। सिमिलरली आप जैसे आप देखोगे, आप एक लूडो का वो डाइस टाइप की खेलते हैं ना, इस तरह की जो आप डाइस होती है, उसमें ये पॉइंट बने रहते हैं 1 2 3 6 इस तरह से। तो इसमें 6 इसके वो होते हैं फेस। तो अगर मैं कोई नंबर मांगता हूँ, मान लो मैं 3 मांगता हूँ, तो 3 एक बार में अगर ये इसको अगर फेंकूंगा इसको, तो 3 आने, एक बार फेंकने में 3 कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। और टोटल टोटल कितने चीजें हो सकती हैं, या तो 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो 6 चीजें हो सकती हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, यानी कि ये परसेंटेज के टर्म में आप निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ये होगी। मतलब आपका डिसीजन ट्री कैसे बनेगा कि आप अगर इस चीज को, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप 2 काम कर रहे हैं, या इसको लॉन्च कर रहे हैं, ये आपके पास प्रोडक्ट पी है, तो इसको आपने लॉन्च कर दिया, इसमें आपका ये सक्सेस है और ये फेलियर है। सक्सेस आपका 70% है, तो फेलियर कितना हो गया, 30% सीधा सीधा, बिना एडवर्टीजमेंट के। तो 70% आप अगर सक्सेस होते हैं तो आपकी आउटकम क्या हो सकती है, आपकी 70%, और फेवरेबल आउटकम में आपका क्या आएगा, आपको 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 70% है, ये आप 2 लाख से गुणा कर देंगे आप यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 1,40,000 रुपए। और अगर आप फेल होते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 70,000। ठीक है जी, आपको क्या मिलेगा, 70,000। तो ये आपका टोटल कितना आएगा, आप अगर इसको जोड़ेंगे, ये आपका आ जाएगा 7 या 21,000 है, 7 या 21,000। ठीक है, 21,000। तो क्या टोटल आउटकम हो सकती है इसकी, टोटल आपका आ जाएगा इसका 1,61,000। जब आप अनसन उसमें करते हैं ना डिसीजन, आपकी एसएफएम में भी पढ़ते होंगे ये प्रोबेबिलिटी के साथ हम कैसे इसकी वो निकालते हैं। तो ये आपका आ गया 1,61,000 रुपए इसकी फ्लो हो सकती है अगर हम ऐड नहीं कराते। दूसरा क्या, हम ऐड करा लें मार्केट में जाके। तो जब मैं ऐड कराऊंगा तो ऐड कराने में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा जो ये वाला है प्रोडक्ट को अगर मैं ऐड कराऊंगा तो मैं 95% सक्सेस हो जाऊंगा, और 5% फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस केस में क्या मुझे कि मिल सकता है, 95% इंटू आपका ये 2 लाख रुपए मिल सकते हैं, और 5% इंटू 70,000। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये वाला, ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इन दोनों की कम्युलेटिव आएगी, ये 295 आपका आ जाएगा, 1,90,000 आ जाएगा। 5% कम हो रहा ना, ठीक है, 1,90,000 आ जाएगा।
और 5 सत्ते 35, ठीक है। ये आपका 5 सत्ते 35 तो आ जाएगा ये। तो आप इसको अगर देखेंगे तो आपका कितना आएगा ये आपका आएगा 1,93,500। तो मेरा कितना बढ़ रहा है भाई? अगर मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कराता तो 1,61,000 मिलेगा मुझे, और अगर मैं एडवर्टीजमेंट कराता हूँ तो 1,93,500 मिलेगा। तो भाई एडमिट आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या हो रहा है कि ऐड कराने से मुझे कितना फायदा होता है, मुझे कितना मैक्सिमम ऐड पे खर्च कर देना चाहिए, दिस आउटकम माइनस दिस आउटकम। तो ये आपकी आउटकम कितनी आएगी? ये आपकी आएगी आपकी आएगी 1,93,500 माइनस 161,000, तो आएगी 32,500 आपकी, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा? 32,500। तो आपको दिस इज द मैक्सिमम दैट द कंपनी वुड प्रिपेयर टू पे। द एडवर्टीजमेंट के लिए मैं 50,000 नहीं पे करना चाहिए मुझे, मुझे 32,500 ही मुझे पे करना चाहिए। तो ये सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता था कि क्या 32,000 कंपनी को पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सॉरी 50,000 पे करना चाहिए या नहीं पे करना चाहिए, इस तरह से पूछ सकता था। तो आई थिंक विद दिस द क्लास लेंथ इज गोइंग, अभी तो बहुत लंबी क्लास हो जा रही है। मैं आपके अगले सवाल जो है एक और दूसरी वीडियो में आपको रिलीज करता हूँ शॉर्टली। आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी स्टूडेंट इसका लाभ ले सके। देखो मेरा पर्पज ये है कि मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी। हालांकि मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं था, मैं तो दूसरे ही किसी बैकग्राउंड से हूँ, बेसिकली साइंस और इंजीनियरिंग से हूँ। तो मैंने सीएमए तो एज ए माई इट वाज माय पैशन जो मैंने किया है। तो मुझे कॉस्टिंग, इसलिए मुझे ये मैथ वैथ करने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आंसर भी ऐसे ही सीधे कैलकुलेट करता जाता हूँ। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, और ये आपके नंबर को बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, और मैं ये सारे एमटीपी जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किए हैं 2 सेट, वो प्लस आपके एग्जामिनेशन के जो पेपर हैं जून सिलेबस के 2017 से जो जब से शुरू हुए हैं, वो मैं सारे इसके आप कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आप वहाँ पे एग्जामिनेशन में इसमें 20 में 20 हासिल करें। मेरी आपसे यही एक अपेक्षा रहेगी, और यही मेरी शुभकामना भी आपको है। तो विद दिस आई एम एंडिंग। थैंक यू वेरी मच।